आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 1 अगस्त का डेली करंट कवर करेंगे और मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग टाइम बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ ले चलता हूँ। आज जो है बैंकिंग अवेयरनेस एमई और स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, नेशनल अफेयर्स ये सारे नहीं है। कारण सिंपल है कि ये बनाने में मुझे 3 घंटे के आसपास लग गए थे, 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लग गए थे एक न्यूज़ बनाने में। पूरा रीड करो, रिसर्च करो, उसके बाद सिंपल फॉर्म में सबको समझा ऐड करो, तो उसमें टाइम लग गया था। तो इसलिए आज थोड़ा न्यूज़ कम है, लेकिन जो भी न्यूज़ रह गए हैं वो मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले न्यूज़ की ओर बढ़े तो सेबी ने पार्टनर किया है स्टॉक एक्सचेंज साथ। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे इंडिया में मेजरली दो ही हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इन्होंने मिलकर जो है रिवाइज किया गया है एनहांस सर्विलियंस मैकेनिज्म। ये किया गया है वो कंपनी के साथ जिनका भी मार्केट कैप जो है 1,000 करोड़ रुपए से कम है। अभी क्या होता है एनहांस सर्विलेंस मैकेनिज्म, इसके बारे में समझते हैं। ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत जो है कंपनी के ऊपर निगरानी रखी जाती है, मतलब व्हाइट वॉच लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। कौन सी कंपनी के ऊपर? वो कंपनी जिसका भी 1,000 से जो है कम का मार्केट कैप है। और ये 1,000 से जो कम का मार्केट कैप है उस कंपनी को बोला जाता है स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज, ठीक है। स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज बोला जाता है। तो इनके ऊपर निगरानी रखने का एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोला जाता है एनहांस सर्विलेंस मैकेनिज्म। तो इसके ऊपर कुछ अपडेट या तो कुछ रिवीजन किया गया है बाय सेबी, और ये रिवीजन जो है आपको मिलेगा 2 स्टेज में। पहला जो स्टेज है वो आपको मिलेगा वो कंपनी जिनका सडनली जो है प्राइस अप होता है स्टॉक का, या सडनली प्राइस ड्रॉप होता है। वो सारी कंपनीज पहले आती थी स्टेज 1 के अंतर्गत, अर्लियर लिखा हुआ है, पहले वो सारी कंपनीज आती थी। पर अभी के टाइम पे बात करें, अभी के टाइम पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। हाँ, एक चीज याद रखना कि जो पहले जो कंपनीज जो लाया जाता था स्टेज 1 के अंतर्गत, वो सडन जो है प्राइस स्टॉक का जो है बढ़ गया या स्टॉक का प्राइस सडनली कम हो गया, तो वो सारे कंपनीज का बात करें तो उसको जो है टेक्निकल टर्म पे हाई लो प्राइस वेरिएशन के नाम पे जाना जाता था। तो ये टेक्निकल टर्म है। अगर बात करें स्टॉक जो है सडनली बढ़ गया या सडनली कम हो गया तो उस केस में ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अगर बात करें कि अभी के टाइम पे सेम चीज़ है कि स्टॉक को जो है निगरानी रखी जाएगी कौन सा स्टॉक जो है सडनली बढ़ गया है कम हो गया है, पर ये हर दिन बेसिस पे रखा जाएगा, डेली बेसिस पे रखा जाएगा 3 महीने तक। 3 महीने तक जो है हर रोज रखा जाएगा, और उस बेस पे जो है सेबी जो है उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है, ठीक है। उस कंपनी के जो स्टॉक है या उस कंपनी के ऊपर जो है डायरेक्शन ले सकती है, ठीक है, कोई स्टेप ले सकती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन जो है निगरानी रखी जाएगी 3 महीने तक। इसी चीज को बोला जाता है टेक्निकल टर्म पे क्लोज टू क्लोज प्राइस ट्रेंड। ये याद रखना है, क्लोज टू क्लोज प्राइस ट्रेंड के नाम पे जाना जाता है अगर हर दिन जो है सेबी निगरानी रखे 3 महीने तक। और ये निगरानी रखी जाएगी और उस कंपनी को जो है बाद में उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। और ये किया क्यों जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि बात करें स्टॉक का जो है हाइप बनाया जाता है। आपको पता होगा कि आपने अगर कुछ वेब सीरीज देखी होंगी, ठीक है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, जैसे कि मेरे को स्टॉक मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी एक वेब सीरीज का नाम है आप सर्च कर लेना स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो वहाँ पे देखा होगा कि कोई ह्यूमर फैला देता है, या तो कोई अगर चाह रहा हो हाइप बनाने की तो स्टॉक का हाइप बढ़ा देते हैं, जिसके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी जो है उस स्टॉक में पैसा लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन वो क्या होता है फिर स्टॉक बाद में फिर डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमर की वजह से फैला होता है वो स्टॉक, तो बाद में वो इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से सेबी ने जो है ESM मैकेनिज्म बनाया है। और इसके अंतर्गत टोटल 2 स्टेज में इसको बांटा गया। एक मिलेगा आपको स्टेज 1, जिसके अंदर आपको बता दिया है कि प्राइस सडनली हाई हो रहा है लो हो रहा है उसको देखा जाता है। और एक आता है स्टेज 2 जिसके अंतर्गत जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसको देखा जाता है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टेज 2 पढ़ने से पहले जो स्टेज 1 है उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेज 1 के अंदर आपको मिलेगा कि पहले क्या रहता था कि जो ब्रोकर है, आपको पता होगा ये चीज कि स्टॉक खरीदने के लिए बीच में एक ब्रोकर होता है, एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक खरीदने के लिए आप सीधे नहीं खरीद सकते, ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। तो इसके अंतर्गत क्या था कि पहले मान लेते हैं इन्वेस्टर्स आप हो या तो मैं हूं, ठीक है, हमें अगर इन्वेस्ट करना पड़ता था या कोई स्टॉक खरीदना पड़ता था तो हमें ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ता था। और ब्रोकर क्या करता था, हमें अलाउ कर देता था कि पार्शियली जो है आप
स्टॉक खरीद सकते हो। मान लेते हैं कोई स्टॉक है जिसका 1000 रुपये का स्टॉक है, तो ब्रोकर बोलेगा कि आप पार्शियली जो है 200 रुपये दे दो और आप स्टॉक खरीद लो, बाद में आप जितना भी पैसा है वो दे देना, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या करता था, 200 रुपये दे देता था और उस स्टॉक को रिजर्व कर लेता था। ऐसे ही वो 5 स्टॉक खरीद सकता है। अगर वो 1000 रुपये एक स्टॉक में ना लगा के 5 स्टॉक में लगाएगा, सोचेगा वो, और बाद में सोचेगा मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो इन्वेस्टर ऐसा करता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर को नुकसान ना हो उसी के लिए जो है 100% मार्जिन रखने के लिए बोला गया है स्टेज 1 में। जो भी कंपनी स्टेज 1 के अंदर आएंगी, ठीक है, 3 महीने तक निगाह रखी जाएगी इनके ऊपर और हर दिन निगाह रखी जाएगी। अगर इनके ऊपर निगाह रखने का पता लगा कि ये जो है सडन इनका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में इनको जो है स्टेज 1 के अंदर रखा जाएगा और स्टेज 1 के अंदर जो भी स्टॉक रहेंगे उधर अगर पैसे लगाने इन्वेस्टर्स को, तो उस केस में उनको 100% मार्जिन, मतलब 1000 के 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे बोरोवर को, ठीक है, फुली पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पार्शियली पेमेंट कर दिया। इसी चीज को बोला जाता है ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट, मतलब पार्शियली पेमेंट नहीं हो सकता और इवन जो है बल्क पेमेंट भी नहीं हो सकता, ठीक है। दो चीजें यहां पे नहीं हो सकती ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट के अंतर्गत। और जो भी कंपनीज है या तो जो भी स्टेज 1 के अंतर्गत कंपनीज रहेंगी उनके ऊपर लिमिट भी लगा दिया जाएगा 5% का। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5% का जो है प्राइस बैंड का जो लिमिट लगाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब कोई कंपनी है जिसका स्टॉक का अगर मान लेते हैं 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट डे में जो है 105 हो गई, ठीक है, सेकेंड डे में जो है 105, सॉरी चलो यार एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 108 हो गई प्राइस इसका और ये जो स्टेज 1 के अंतर्गत है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100 से लेके सीधे 108 हो जाए अगर वो स्टेज 1 के अंतर्गत है, ठीक है, क्योंकि 5% ही उसके ऊपर लिमिट लगा के रखी है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टॉक राइज हो सकता है 105 तक, ये चीज ध्यान देना। तो 100 रुपए का कोई एक स्टॉक है किसी कंपनी का, तो ज्यादा से ज्यादा जो है 105 रुपए तक ही बढ़ सकता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये तभी होगा जब वो कंपनी स्टेज 1 के अंतर्गत रखा जाएगा तब, ठीक है। तो एक केस बना के दे दिया गया है सेबी की तरफ से। अगर बात करें कोई स्टॉक ऑलरेडी अगर 2% के बैंड में है, ठीक है, तो कोई स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है 2% के बैंड में, तो इट रिमेन अनचेंज, उसके ऊपर वैसे का 2% ही लगा रहेगा, ठीक है। सेबी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं, कुछ कम कर देंगी, ठीक है। 2% के अगर बैंड में ऑलरेडी है तो वो जो है वैसे को वैसे ही रहेगा, ये चीज भी बताई गई है बाय सेबी, ठीक है। 5% का तो लगेगा ही, उसके बाद 2% का जो प्राइस बैंड लगाते हैं सेबी कभी कभी कुछ कंपनीज के ऊपर, वो भी रहेगा। अब हमने बात कर ली स्टेज 1 की, अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में जो है वो देखा जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में होता क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो है देखा जाता है कि जो स्टॉक है वो कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है, कितना महंगा है वो स्टॉक नॉर्मल जो स्टॉक्स रहते हैं उससे, ठीक है। ये चीज देखने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको मिलेगा प्राइस ऑफ 1 शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, प्राइस 1 शेयर का डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर जो है ये लिया जाता है, जिसके बेस पे जो है देखा जाता है जो स्टॉक है वो कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब ये देखा कैसे जाएगा, अब ये पता कैसे लगेगा कितना एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला देकर रखा है, हम उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। पहली चीज ध्यान देना है कि स्टेज 2 में वही कंपनी आएंगी जो कि पहले स्टेज 1 में आ चुकी होंगी, जिनका 3 महीने तक जो है कंटिन्यूसली निगाह रखी जाएंगी और उसके बाद पता लगेगी वो जो है स्टेज 1 के अंतर्गत आना चाहिए, तो उसको जो है सेबी स्टेज 1 के अंतर्गत लाएंगी। उसके बाद जो है स्टेज 2 के अंतर्गत आएंगी, और वो कब आएगा, जब उनका जो पीई रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू हो ट्वाइस द निफ्टी 500 पीई रेशियो, ठीक है। अब निफ्टी 500 के अंतर्गत पता होगा आपको कि टोटल 500 जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, वो आती है और इसके अंतर्गत जो डिफरेंट कैप्स में बांटा रहता है, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मीडियम कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, तो ऐसे डिफरेंट कैप्स में बांटे रहते हैं। मतलब निफ्टी 500 के अंतर्गत वो कंपनीज आएंगी जो टॉप लेवल पे है, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना एक्सपेंसिव है इधर के स्टॉक्स, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे ट्वाइस से, तो उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कंपनी का जो स्टॉक है जो स्टेज 1 के अंतर्गत है वो अगर लेस देन इक्वल टू हो, तब जो है वो स्टेज 2 के अंतर्गत आएगा। अगर मोर देन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन होगा तब जगह है जो है वो स्टेज 2 के अंतर्गत आएगा, ये चीज ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान देना कि अगर बात करें कि हाई पीई हो,
अगर हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो उस केस में उस स्टॉक को जो है ओवर प्राइस या तो ओवर हाइप बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी अगर कोई स्टॉक जो स्टेज 1 के अंतर्गत है, अगर वो ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गया, ठीक है, ज़्यादा उसका रेशियो आ गया, पीई रेशियो आ गया, तो उस केस में उसको ओवर प्राइस बताया जाएगा सेबी के द्वारा, उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। अब स्टेज 2 के बारे में कुछ बताया नहीं है कैसे रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, लेकिन स्टेज 1 के बारे में सब कुछ बताया गया है। बाकी आप देख सकते हो ये क्यों ज़रूरत है, ये जो क्विकली अप एंड डाउन हो जाता है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मोस्टली ह्यूमर या तो हाइप की वजह से फैलता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को जो है रिस्की हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सेबी के द्वारा ये स्टेप उठाए गए। अगर बात करें कि जो मैंने आपको बताया कि 100% मार्जिन होना चाहिए, ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट, 5% बैन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। बात करें एग्जिट प्लान की, अब हमने बात कर ली जो है स्टेज 1 स्टेज 2 में रखा जाएगा। अब स्टेज 1 स्टेज 2 से बाहर कैसे निकले, जो भी कंपनीज है वो बाहर कैसे निकल सकती है, उसके बारे में सेबी ने साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया। तो वीकली रिव्यू होगा फॉर स्टेज डाउनवर्ड, स्टेज 1 में रखा गया हो तो फिर उसके ऊपर जो है वीकली जो है दिखा जाएगा, उसके ऊपर रिव्यू होगा, और 90 दिन के बाद अगर कुछ भी वॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा तो उसको वापस से डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। स्टेज 2 में होगा तो स्टेज 1 में, स्टेज 1 में होगा तो और ज़्यादा नॉर्मल जो है स्टॉक बना दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है अंडर दी ESM वो नहीं लगेगी। अगर बात करें स्टेज 2 स्टॉक मस्ट रिमेन देयर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, 1 मंथ तक तो स्टेज 2 में रहेगा ही रहेगा बिफोर डाउनग्रेडिंग। ठीक है, तो डाउनग्रेडिंग होने से पहले जो है 1 महीने तक तो उसको स्टेज 2 में रखना ही पड़ेगा। इससे फायदा किस किस को होने वाला है, टोटल 28 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि करेंटली अंडर द सर्वेलेंस है, और बताया जा रहा है कि ये स्टेप लेने के बाद उनको बेनिफिट होगा। जो ये मैं आपको एक्सटर्नल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसके बाद जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि एक्सटर्नल मैनेजमेंट इतना अच्छा था, बट अब सेबी ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया गया कैसे जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म होने वाला है, तो इसकी वजह से जो है लाभ होने वाला है 28 स्मॉल कैप स्टॉक को। ठीक है, आई थिंक वीडियो तो लंबी होगी क्योंकि मुझे चीज़ अच्छे समझाने थे यहाँ पे, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलता है एम्यूर कोलैब, तो इसमें आपको मिलेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, और फिर इंटरनल ट्रेड है तो मैंने आपको बता दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गले में कुछ खराश हो गई, चलो क्या कर रहे थे हम, हाँ एम्यूर और कोलैब पढ़े थे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने पार्टनर किया है, या तो एक साइड से मान सकते हो कि एमयू साइन किया एथर एनर्जी के साथ। तो एथर एनर्जी आपको पता होगी ईवी स्कूटर्स बनाते हैं, तो इसके सीईओ आपको कौन मिलेंगे, तरुण मेहता जी मिलेंगे। तो तरुण मेहता जी एथर एनर्जी के फाउंडर एंड सीईओ है, तो इनके साथ पार्टनर किया है, और बोला गया है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे। ठीक है, और क्या करने वाले हैं, जो भी ईवी स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे दोनों मिलकर। इसके साथ ही जो भारत स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज है, जिसके अंतर्गत जो स्टार्टअप जो इमर्जिंग स्टार्टअप्स है उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ जोड़ा जाएगा, उनको जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो फेस की जा रही है वो सब जो है सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है ये पार्टनरशिप की गई है। छोटा सा न्यूज़ तो इतना कुछ था भी नहीं इसमें। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनर किया है, और एक तरह से जो है डिफेंस टेस्टिंग हब बनाया है। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऐसा सेम चीज़ जो है अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत ऐसा सेम चीज़ जो है उत्तर प्रदेश में भी की गई थी। ठीक है, तो वैसे कुछ तमिलनाडु में की गई है, और तमिलनाडु में ऑलरेडी की गई है ये सारी चीज़ें कि टेस्टिंग लैब बनाया जाए डिफेंस का, और अभी के टाइम पे जो ये बनाया जा रहा है मैकेनिकल और मटेरियल डोमेन के अंतर्गत टेस्टिंग लैब तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बात करें कि फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 75% रहेगा, और जो स्पेशल मेंबर्स हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस मेंबर्स हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के जो मेंबर्स हैं वो 25% देंगे, जो कि प्राइवेट और फिर गवर्नमेंट फर्म्स होंगे इसके अंतर्गत। जो SPV है वो कौन कौन से मेंबर्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे माइक्रो लैब, फिर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, हॉल, ये सारे मिलने वाले हैं। तो ये जो है 25% फंड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और बाकी सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेंगी 75%। हाँ, मैं आपको स्कीम के बारे में बता रहा था कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में, तो टोटल ऐसे 7 फैसिलिटी बनने वाले हैं। इसके बारे में 2020 में बताया गया था, टोटल 7 बनेंगे, उसमें 3 उत्तर प्रदेश में बनेंगे, उसमें टोटल बन ही गए हैं बहुत सारे तो, और बाकी 4 जो है तमिलनाडु में बनेंगे, उसमें से एक जो है आपको ये अभी मिल रहा है। ठीक है, तो इसके टोटल बजट जो है 400 करोड़ रखे गए थे 2020 में। ठीक है, ये चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना।
नेक्स्ट चलते हैं, LIC ने पार्टनर किया है JP मॉर्गन के साथ और उसके साथ ही जो बैंक ऑफ अमेरिका है इसके साथ, और टोटल $1 बिलियन का जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट का नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक तरह का लॉकअप इंटरेस्ट रेट होता है फॉर फ्यूचर बॉन्ड प्राइस। जो भी फ्यूचर बॉन्ड प्राइस है उसका प्राइस प्रेजेंट में जो है अभी के टाइम पे जो है रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये LIC ने क्या किया कि मान लेते कोई बॉन्ड है उसको 1000 रुपये का बॉन्ड है, तो LIC ने जो है इसको अभी के टाइम पे खरीद लिया, इसको अभी के टाइम पे इसको लॉक कर दिया प्राइस। तो प्राइस अगर इसका 1200 रुपये हो गया बॉन्ड का या 1100 रुपये हो गया, तब भी LIC जो है फ्यूचर में जो है 1000 रुपये ही देगा। तो इसी के लिए जो है ये जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है। JP मॉर्गन, पता ही होगा JP मॉर्गन तो नंबर 1 बैंक है और उसके साथ जो है आपको पता होगा कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है अमेरिका की बैंक है। तो ये साइन किया गया LIC के द्वारा, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो स्पोर्ट्स की तरफ से आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जो दिव्या देशमुख है इन्होंने ये जो है वुमेन वर्ल्ड कप 2025 का जीत लिया गया है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया गया है। हिस्ट्री कैसे क्रिएट किया, क्योंकि ये ओनली फीमेल बनी है हमारे इंडिया से जिन्होंने ये कप जीता है सिर्फ 19 साल के एज में। ये कहाँ से आती है ये भी चीज़ ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर कभी आपको ये भी पूछ लेता है। ये नागपुर महाराष्ट्र से आती है और इन्होंने जो है हम्पी जो कि हमारे इंडिया की जो GM है ग्रैंड मास्टर है इनको हराया है, ठीक है। तो टोटल इनको प्राइज मनी जो है वो मिला गया है $50,000 और गोल्ड जिसको मिला है उनको मिला है, बाकी सिल्वर ये सब याद की जरूरत नहीं है। ये आपको याद रखना, मैंने बताया कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको ये प्राइज मिला है, और बात करें कि 3rd वुमेन है इन दी वर्ल्ड जिन्होंने ये कप जीता है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर है और अभी के टाइम पे ये 88 ग्रैंड मास्टर भी है, ये भी ध्यान देना ओवरऑल, ठीक है। और चलो एक कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, 87 ग्रैंड मास्टर कौन है ये बताना, और 86 ग्रैंड मास्टर कौन है ये भी चीज़ थोड़ा बताना, ठीक है। तो रिसर्च करो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये क्वालिफाई हो चुकी है वुमेन कैंडिडेचर टूर्नामेंट के लिए जो 2026 में होने वाला है ये जीतने के बाद। तो इनके साथ जो है हम्पी ये भी क्वालिफाई हो चुकी है, क्योंकि ये जो है सेकंड आई थी, उसके साथ आपको 3rd नंबर पे चाइना से मिलेंगे। तो ये तीनों के तीनों जो क्वालिफाई हो चुके हैं 2026 के वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। चेस में ऐसा रहता है, चेस में बात करें फीफा में ऐसा रहता है कि अगर आपने कोई एक जो कप चल रहा है वो जीत गए तो आपको दूसरी जगह पे क्वालिफाई सीधे सीधे कराया दिया जाता है। तो ऐसे ये टॉप 3 वाले जितने प्लेयर्स थे इनको जो है क्वालिफाई करवाया गया है। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो ये लॉन्चेस आपको स्पोर्ट्स की तरफ से मिलेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो है बोनीवलेंस फंड लॉन्च किया है और उसके साथ एक पेंशन फंड भी लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये अभी के टाइम पे एक मीटिंग हो रही थी, एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी मीटिंग न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये स्टेप लिया गया है जिसके अंतर्गत 1 टाइम मेडिकल फाइनेंशियल एड दिया जाएगा जो भी रिटायर्ड फुटबॉलर कोच रेफरी है सबको, और टोटल इसके लिए पैसे जो रखे गए 7,02 रुपये रखे गए हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है, 7,02 रुपये रखे गए। इसके साथ जो पेंशन फंड भी लॉन्च किया, जो भी रिटायर्ड जो एम्प्लॉय है जो AIFF के हैं, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हैं, तो इनको पेंशन भी दी जाएंगी जिन्होंने 20 साल तक सर्व किया होगा और जिनका एज जो है रिटायर होने का एज जो है 60 प्लस है। तो एक क्राइटेरिया रखा है, इनको जो है पेंशन भी प्रोवाइड की जाएंगी, ये बताया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। तो ये 2 तरह के जो है फंड लॉन्च किए गए हैं और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। यही से जो है हमारा 1 अगस्त का जो है डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मिल जाएगा, लिंक द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इवन mappingoffice.com से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहे सेकंड चैनल, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, जिनको करंट अफेयर्स पढ़ने में मुश्किल होती है। सो वीडियो अभी के लिए मैं इतना रखता है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, बाय।